दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मकड़ी रानी और संगीत का जादू। ये मकड़ी रानी की कॉमिक्स है। एक्शन साइंटिफिक कॉमिक्स होती हैं मकड़ी रानी की। तो पढ़ते हैं इसको। मकड़ी रानी और संगीत का जादू। प्रोफेसर केवल कृष्ण, जिसे भारत सरकार सिर्फ पागल वैज्ञानिक मानकर विशिष्ट अनुसंधान अधिकारी के पद के कार्यभार से मुक्त कर चुकी थी, विगत 5 वर्षों से अपने निजी प्रयोगशाला में एक ऐसी संगीत में तरंगित धुन के आविष्कार में जुटा था जिसकी प्रक्रिया मानव मस्तिष्क को सम्मोहित कर उस पर वशीकरण के जादू का असर कर सकती हो। उसकी यह सनक उसके अधीनस्थों के लिए चर्चा का विषय बनी रहती थी। एक दिन प्रोफेसर का पुराने सहयोगी सुधाकर राव अपने साथियों से बोला, दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मेरा भी यह विचार है। भला संगीत की धुन भी कहीं मानव मस्तिष्क को सुन कर सकती है? समझ में नहीं आता यह पागलपन भरा विचार प्रोफेसर के दिमाग में आया कहां से। मैं तो कहता हूँ प्रोफेसर सचमुच पागल है और एक दिन अपने साथ में भी ले डूबेगा। क्यों न हम चुपचाप यहाँ से भाग निकले। ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। मैं के को वर्षों से जानता हूँ। वह में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पागलपन भरे आविष्कार के बारे में हम तीनों काफी कुछ जानते हैं। वह यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके आविष्कार की जानकारी किसी बाहरी आदमी को हो। तो क्या हम अपने सारे जीवन को प्रोफेसर के पागलपन का शिकार बना दें? मैं तो अब एक पल भी और यहाँ नहीं रुक सकता। अपने साथियों की व्याकुलता को बाप सुधाकर राव रहस्यपूर्ण अंदाज में बोला, केके की गुलामी से आजाद होने का एक ही रास्ता है। वह क्या? केके की मौत। क्या? यहां से जाने से पहले मैं केके को ठिकाने लगाना होगा। नहीं, हमसे यह काम नहीं होगा। हम वैज्ञानिक है, अपराधी नहीं। मैं जानता हूं, पर केके की गुलामी से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम के जीवित रहते यहाँ से भागे तो चाहे हम कब्र में जा छिपे, वह हमें ढूंढ लेगा और फिर हम में से एक को भी जिंदा नहीं बचेगा। ये आपका वहम है। इतनी बड़ी दुनिया में वह हमें कहाँ कहाँ ढूंढेगा। एक बार यही सोचकर मैंने ऐसी कोशिश की थी। कहकर सुधाकर राव चुप हो गया। फिर क्या हुआ? वही बात जिसके मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मैं प्रोफेसर की गुलामी से तंग आकर एक दिन उसकी चेतावनी की परवाह किए बगैर यहाँ से चुपचाप भाग निकला। जब तक प्रोफेसर को मेरे जाने का पता चलेगा, मैं अपने परिवार के साथ बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैं अंधाधुंध भागता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जगाकर बोला, कमला, इससे पहले कि के मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचे, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चले। लेकिन हा हा हा, कमला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि के की भयानक हंसी सुनाई दी। हंसी सुन मैं जैसे ही पलटा, के तुम? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम मुझे छोड़कर कभी भाग नहीं पाओगे। मेरा यह शिकारी दोस्त तुम्हें कब्र से भी ढूंढ निकालेगी। ची ची। लेकिन फिर भी तुमने ऐसी गलती की। मुझे माफ कर दो के, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जब तक तुम्हारा परिवार है तुम ऐसी गलती करने के लिए विवश होते रहोगे सुधाकर। इसलिए मैं तुम्हारी इस कमजोरी को खत्म कर देता हूँ। नहीं के, यह गजब न करना। तुम तो कमला को भाभी मानते हो। लेकिन के पर मेरी दुआई का कोई असर नहीं हुआ सर। और पलक झपकते मेरी पत्नी और मासूम बच्ची केके की दरिंदगी का शिकार बन मौत की नींद सो गए। यह तुमने क्या किया केके? मेरे भी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने इन्हें क्यों मार डाला? वो ताकि तुम मोह माया के बंधन से मुक्त होकर सदा मेरे साथ रह सको। अगर फिर कभी भी भविष्य में तुमने यह गलती दोहराई तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। और तब से अब तक यहाँ से भागने का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। ओह, फिर तो यहाँ से भागने का मतलब अपनी मौत को दावत देने के समान होगा। हाँ, लेकिन हम कब तक यहाँ कैदियों का साथ जीवन बिताएंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। जब कुछ करना ही है तो फिर देर क्यों? ठीक है, आज रात ही हम प्रोफेसर का काम तमाम कर देंगे। तत्पश्चात दोनों वैज्ञानिक उठकर उस कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाते सुधाकर राव के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। उसके होठ बरबस से बुदबुदा उठे। ये मूर्ख क्या जाने कि के का आविष्कार पूरा हो चुका है। इधर ये प्रोफेसर को खत्म करेंगे और उधर मैं जादुई संगीत को लेकर फरार हो जाऊंगा। उधर दोनों वैज्ञानिक जैसे अपने कक्ष में पहुंचे, उनमें से एक बोला, सुधाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी नजर
के आविष्कार पर है। तुम ठीक कह रहे हो सुजान सिंह, लेकिन वह यह नहीं जानता कि हम ब्लैक कैट संस्था के एजेंट हैं। प्रोफेसर के आविष्कारों को हासिल करने के लिए ही हमें विशेष तौर पर यहाँ भेजा गया है। प्रोफेसर का काम पूरा हो चुका सुजान सिंह, अब हमें भी अपना काम पूरा करके यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। लेकिन पहले हमें प्रोफेसर और सुधाकर दोनों को ठिकाने लगाना होगा। तब माइकल निर्णायक स्वर में बोला, ठीक है, प्रोफेसर और सुधाकर को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी तुम संभालो और प्रयोगशाला से जादुई संगीत की कैसेट उड़ाने का काम मुझ पर छोड़ दो। मुझे मंजूर है, हम अपना काम आज रात को ही पूरा करेंगे। ओके। और उसी रात करीब 1 बजे प्रोफेसर अब गहरी नींद सो रहा होगा। मैं बड़े आराम से उसका काम तमाम कर दूंगा। थोड़ी देर बाद बेचारा प्रोफेसर, लेकिन इससे पहले ही सुजान सिंह प्रोफेसर को गोली का निशाना बनाता। ची ची आई। सुजान सिंह की चीख सुन प्रोफेसर की आंख खुल गई। पलक झपकते वह भाप गया कि सुजान उसे कमरे में किस इरादे से आया था। ओ, तो तू मेरी जान लेना चाहता था, नीच कमीने, दगाबाज। नहीं, मैं। ची ची। बकरी की तरह क्यों मिमिया रहा है हरामी के पिल्ले? उठा रिवॉल्वर और चला मुझ पर गोली। भूल हो गई सर, मुझे माफ कर दो। माफ तो अब तुझे मौत ही करेगी। गुर्राते हुए प्रोफेसर अचानक गेंद की तरह अपनी जगह से उछला और अगले ही पल ठोक। ओह। फिर हा हा हा। और इससे पहले कि सुजान संभल पाता, ओह। सुजान के मरते। अब मुझे सुधाकर और माइकल की खबर लेनी चाहिए, कहीं वे भी मेरे आविष्कार को उड़ाने की फिराक में न हो। उधर प्रोफेसर की प्रयोगशाला में माइकल उस जादुई संगीत के कैसेट को ढूंढ रहा था। पता नहीं इनमें से वह कौन सा कैसेट है, एक एक को चेक करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तभी अचानक वो, कुछ कैसेट यहाँ भी रखे हैं, कहीं यहीं तो वह कैसेट नहीं है जिनमें जादुई संगीत टेप किया गया है। खैर, अभी पता चल जाएगा। माइकल ने एक कैसेट प्लेयर में लगाने के बाद ईयरफोन कानों में फिट कर लिया। तत्पश्चात उसने प्लेयर का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही संगीत की सनसनाती लहर उसके कान में गूंजी। अगले पल वह जड़ सा हो गया और उसका अस्तित्व कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगा। तभी सुधाकर राव माइकल के समीप पहुंच उसे घूरने लगा। वंडरफुल। इस समय माइकल संगीत के जादुई प्रभाव में है। अपने आसपास की स्थिति का इसे कुछ पता नहीं है। गनीमत है कि यह ईयरफोन पर संगीत सुन रहा है, वरना मैं भी संगीत के जादुई प्रभाव में आ जाता। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। कुछ सोचकर सुधाकर प्लेयर की आवाज बढ़ाने लगा। जैसे जैसे आवाज बढ़ती जा रही थी, माइकल के शरीर में कंपन बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर उभरे भाव से उसकी मानसिक पीड़ा का अनुमान लगाते हुए सुधाकर ने आवाज की नोक को मैक्सिमम पर पहुंचा दिया। परिणाम स्वरूप माइकल के दिमाग की नस फट गई और मर गया। हा हा हा। फिर सुधाकर प्लेयर से कैसे निकालता हुआ बुदबुदाया, केके की वर्षों की मेहनत अब मेरे कब्जे में है। आज मैंने केके से अपनी पत्नी और बच्ची की मौत का बदला ले लिया। तभी कदमों की आठ सुन वह सतर्क हो गया। ठक ठक। शायद सुजान केके को खत्म कर इसी ओर आ रहा है। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। सुजान के खत्म होते मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। यह सोच सुधाकर का हाथ अपनी जेब में रखे रिवॉल्वर पर जा टिका। लेकिन जैसे सुधाकर की नजर आगंतुक पर पड़ी, यह तो केके है। इसका मतलब सुजान केके के हाथों मारा गया। ओ, तो मेरा ख्याल ठीक निकला। फिर प्रोफेसर को माइकल के करीब पहुंचते देख सुधाकर ने दम साध लिया। अगर केके को जरा भी भनक मिल गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। ओह, यह तो मर चुका है। उधर माइकल की मौत का पता चलते प्रोफेसर ने कब बोर्ड में रखे कैसेट को चेक किया तो उसे फौरन एक कैसेट के गायब होने का पता चल गया। ओह, एक कैसेट गायब है। वह कैसेट जरूर सुधाकर ले उड़ाए, इससे पहले कि सुधाकर उस कैसेट का फायदा उठाए या उसका भेद किसी पर खोले। उसे खत्म कर देना होगा। इस विचार के दिमाग में आते प्रोफेसर तेज से द्वार की ओर तरफ लपका। प्रोफेसर के प्रयोगशाला से बाहर आती, अब इससे पहले कि बाज की मदद से केके मेरी तलाश आरंभ करे, मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अगले पल सुधाकर प्रयोगशाला की पिछली खिड़की से कूदकर दौड़ता हुआ हवेली का गेट पार कर जैसे सड़क पर पहुंचा। अरे, कोई वानी शोर आ रहा है, अगर मुझे लिफ्ट मिल जाए तो।
लेकिन इससे अधिक सोचने का मौका सुधाकर को नहीं मिला, क्योंकि तभी ची ची ओह, बाज को सिर पर मंडराते देख सुधाकर का हाथ रिवॉल्वर निकालने के लिए अपनी जेब में रेंग गया। लेकिन इससे पहले कि वह रिवॉल्वर निकाल पाता, ची ची आई, उधर कार की चालक सीट पर बैठा अजय हेडलाइट की रोशनी में सामने उपस्थित रोमांचक दृश्य को देख चौंक कर बगल में बैठे विजय से बोला, उस आदमी की जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। ची ची, लेकिन यह बाज यहाँ आया कहाँ से? मैंने बाज को इंसान पर हमला करते कभी नहीं देखा और न इस बारे में कभी सुना। लेकिन अजय विजय की बात का जवाब देने की बजाय कार रोककर तेज से नीचे उतरा और बचाओ। सुधाकर के निकट पहुंचकर अजय ने बाज को पंखों से थाम पूरी ताकत से दूर उछाल दिया। ची ची, और फिर आप ठीक तो है न? हाँ, मदद के लिए शुक्रिया, और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की क्या बात है, चलिए हम आपको स्टेशन छोड़ते हुए घर चले जाएंगे। तब सुधाकर अजय के साथ कार में जा बैठा। अगले पल अजय ने कार दौड़ा दी, लेकिन अभी कार कुछ ही दूर गई थी कि अजय देखो, वह बाज हमारा पीछा कर रहा है। बाज को कार के साथ उड़ते देख अजय चौंका। ओह, यह तो बड़ी अजीब बात है, मुझे तो है किसी के का पालतू वह टेंट बाज मालूम पड़ता है। तभी सुधाकर आतंकित हो बोल उठा, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब मैं बच नहीं सकता। क्या मतलब? वह बाज आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि बाज के मालिक प्रोफेसर केवल कृष्ण ने उसे मुझे ही खत्म करने के लिए भेजा है, और जब तक वह मेरी जान नहीं ले लेगा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रोफेसर केवल कृष्ण, नाम तो कुछ जाना पहचान सा लगता है, लेकिन प्रोफेसर केवल कृष्ण तुम्हें क्यों मरवाना चाहता है, यह जानकर तुम लोग क्या करोगे? सुधाकर इतना ही कह पाया था कि तभी खड़ाक, ओह! अजय को मजबूरन कार रोक देनी पड़ी। कार के रुकते अचानक सुधाकर बाहर कूद गया, और इससे पहले कि अजय और विजय उसे रोकने की कोशिश करते, वह पूरी ताकत से विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। तभी बाज को अपनी चोंच में कैसेट दबाए उड़ते देख विजय ने लपक कर सड़क पर पड़ा रिवॉल्वर उठा लिया और धोएं। गोली लगते बाज फटफटाता हुआ सड़क पर आ गिरा। विजय लपक कर जैसे मर्द बाज के निकट पहुंचा। ओह, ऑडियो कैसेट! ऑडियो कैसेट उठाकर विजय अजय को दिखाता हुआ बोला, इस कैसेट का क्या चक्कर है? इस कैसेट का रहस्य बाद में पता लगाएंगे, पहले में घायल आदमी की खबर लेनी चाहिए। इतना कह अजय तुरंत सुधाकर के समीप पहुंच गया। लेकिन ओह, यह तो मर चुका है। ओह माय गॉड, फिर तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। परंतु दूसरे पल बाज फिर सुधाकर के सिर पर पहुंच चुका था। ची ची, बच्चे अंकल! अजय की चेतावनी सुन सुधाकर तुरंत सड़क पर लेट गया, लेकिन उसने बिजली की सी तेज से अपना रिवॉल्वर निकाल बाज पर फायर कर दिया। लेकिन जल्दबाजी में किया गया फायर निशाने पर नहीं लगा, और इससे पहले ही सुधाकर फिर फायर करता, ओह! देखते देखते बाज ने सुधाकर की दोनों आंखें और सिर चोंच मार मार कर फोड़ दिया। सुधाकर को बेदम सा सड़क पर ढेर होते देखा अजय और विजय शोर मचाते हुए उसकी तरफ लपके। हु हो। दोस्तों, यहाँ पे ये पेज आगे पीछे हो गया, इससे आगे ये पेज था जो मैंने पहले ही पढ़ दिया है। हाँ, लेकिन पुलिस को खबर कैसे दे? तब प्रोफेसर केके की कोठी की तरफ विजय का ध्यान आकर्षित करते हुए अजय बोला, उस कोठी में फोन जरूर होगा, आओ पता करते हैं। फिर अजय और विजय लंबे लंबे डंग भरते हुए कोठी के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। उधर प्रोफेसर केके ने अजय और विजय को कोठी में दाखिल होते देखा तो उसे इकलौती आंख चमक उठी। आहा, शिकार खुद ही शिकारी के जाल में फंसने चला आ रहा है। इधर प्रोफेसर केके के खतरनाक इरादे से बेखबर अजय विजय कोठी के खुले भाग में जैसे अंदर दाखिल हुए, वातावरण में संगीत की धुन गूंजती हुई उनके कानों से टकराई। दूसरे पल वे स्टेचू की मानिंद खड़े रह गए। तभी प्रोफेसर प्रकट होता हुआ उठास कर उठा। हा, अब तुम लोग कभी किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। हा।
अब मैं अपने संगीत के जादू से तहलका मचा दूंगा, हा हा हा। दोस्तों यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और मैं ये भी चेक करूंगा कि आगे कोई पेज आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इससे आगे की स्टोरी मैं इसके पार्ट 2 में पढ़ूंगा, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में मकड़ी रानी के फोल्डर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद मकड़ी रानी और संगीत के जादू पार्ट 2 में।